आप देख रहे हैं एक एहसास तुम्हारे इसका भी पार्ट 11, लेकिन उससे पहले पार्ट 10 को जरूर देखें। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बहुत सारे मेरे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि कहानी बहुत ज़्यादा लंबी खींच रही है, इसलिए हमने इस कहानी को बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो अब इस कहानी के ओनली फॉर 2 या 3 पार्ट्स ही आएंगे, उसके बाद से हम नई कहानी स्टार्ट करेंगे। अब तक आपने देखा कि मोहित और रजत बीच सड़क पर कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। उधर रिधि के ऑफिस में रजत की मोहित से दूसरी मुलाकात थी, या यूं कहे दूसरी झड़प थी। रिधि ने मोहित को शांत किया और काका के साथ घर जाने को कहा। साथ ही रिधि ने मोहित को और रजत से माफी मांगने को कहा, जो कि नीचे कन्हैया के साथ खड़ा था। अब रिधि रजत के पास आई और कहा, रजत आप ठीक हो ना? तो मोहित की तरफ से हम माफी मांगते हैं। तभी रजत ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, अरे नहीं रिधि जी, आप क्यों माफी मांग रही है, हम ठीक हैं। अब रिधि कन्हैया के पास आई और कहा, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप खाली हाथ आए हैं, आपके बैग? तभी कन्हैया ने मन ही मन कहा, आया तो खाली हाथ हूँ, पर आपको लेकर जाऊंगा। और फिर बोला, बैग वहां सामने रखे हैं। तो रिधि ने पूछा, आई बाबा कैसे हैं? अब कन्हैया ने कहा, ठीक है, आपको याद कर रहे थे। तो रिधि ने बात बदलते हुए कहा, आई थिंक हमें चलना चाहिए। तभी कन्हैया ने कहा, जी हम सामान ले आते हैं, और सामने की तरफ बढ़ गया। तब तक रिधि पार्किंग से गाड़ी निकाल ले आई। रजत आकर गाड़ी में बैठ गया और कन्हैया सामान के साथ पीछे। रिधि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तीनों खामोश थे, आखिर बोले तो क्या बोले। आखिरकार रिधि ने ही कहा, रजत वो हमारा भाई थोड़ा शरारती और जिद्दी किस्म का है, यहाँ बेंगलुरु पढ़ने आया है, प्लीज हो सके तो उसकी बातों को दिल पर मत लेना। तभी रजत ने मन मन गुस्से से कहा, उसकी बातें दिल पर नहीं सीधे दिमाग पर लगती है। तो रिधि रजत को खामोश देखकर बोली, रजत वो पापा का लाडला है ना, इसलिए ठहराव थोड़ा कम है उसमें, वैसे दिल का बुरा नहीं है। अब रजत ने मन ही मन कहा, दिल क्या दिमाग क्या शकल अकल, हर जगह से खाली है वो। पहली मुलाकात में इतनी बदतमीजी तुम्हारे पापा जी नहीं झेल पाए होंगे, इसलिए उसको तुम्हारी जान खाने यहाँ भेज दिया, और हमारी जान भी। तो रिधि ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, लगता है आप हमसे अभी भी नाराज है ना? तो रजत की तंद्रा टूटी। उसने रिधि की ओर देखकर कहा, अरे नहीं नहीं, आपसे नाराज होना मतलब अपने महादेव से नाराज होना। कन्हैया खामोशी से पीछा बैठा सोच रहा था, कमीने बाबी है तेरी, कम से कम यहाँ तो मक्खन मत लगा। रजत कन्हैया की मन की बात कभी कभी महसूस कर लेता था, इसलिए उसने गाड़ी में लगा मिरर घुमा दिया, जिससे पीछे बैठे कन्हैया को रिधि का चेहरा बिना किसी परेशानी के दिख सके। अब कन्हैया ने देखा तो मुस्कुरा उठा, फिर नजर शीशे पर जमा ली। तभी रिधि ने गाड़ी चलाते हुए कहा, कन्हैया जी आप लोग इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे, इसलिए अभी घर चल रहे हैं, यहाँ आप आराम कर लीजिएगा, ऑफिस का काम हम आपको कल समझा देंगे। अब कन्हैया ने धीरे से कहा, जी कोई बात नहीं। तभी रजत ने पूछा, क्या हम आपके घर जा रहे हैं? तो रिधि ने झिझकते हुए कहा, हमारे घर नहीं, वो हमारी दोस्त का घर है, पर अपना ही समझिए। अब रजत ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा हुआ, आपके घर तो वो होगा ना, हमें देखते ही झपट पड़ेगा। तो रिधि ने रजत की ओर देखा तो रजत जेंप गया और अपनी जेब में डालने के लिए कहा, वो हमारा मतलब अच्छा अच्छा है वो भी, पर आप उससे ज़्यादा अच्छी है। तो रिधि मुस्कुरा दी और फिर रास्ते भर रजत से बतियाती रही। कन्हैया बस मुस्कुराता हुआ रिधि को सुनता रहा। उसकी आवाज़ वह अपने दिल तक महसूस जो करना चाहता था। रिधि ने गाड़ी एकता के पैर के सामने लाकर रोकी। गाड़ी से उतरकर तीनों घर के दरवाजे के सामने आए। रिधि ने बैल बजाई। कुछ देर बाद एकता ने दरवाजा खोला। रिधि के साथ कन्हैया को रजत को देखकर एकता चौंक गई और उसके कुछ पूछने से पहले रिधि ने कहा, अंदर चलो सब बताते हैं। चारों अंदर आए। रिधि ने रजत और कन्हैया से सोफे पर बैठने को कहा और खुद एकता को लेकर अंदर कमरे में आई। अब एकता ने कमरे में आते ही सवाल किया, रिधि ये दोनों कौन है? तभी रिधि ने कहा, हमने बताया था ना, उदयपुर में हम किसी दोस्त के घर रुके थे, ये दोनों वही है। इन्हें हमने ही यहाँ बुलाया नौकरी के लिए। एकता 2 दिन इन्हें यहाँ रुकने दो, तब तक हम इन्हें रहने की व्यवस्था कर देंगे। तो एकता ने हैरानी से कहा, रिधि पागल हो गई क्या? 2 अनजान लड़कों को अपने घर में कैसे रख सकती हूँ यार, मम्मी पापा भी नहीं मानेंगे। तब रिधि ने मजबूरी जताते हुए बोली, अंकल आंटी नहीं है तभी तो बोल रही हूँ, प्लीज तू तो जानती है ना, बेंगलुरु के खर्चे और इस वक्त ये दोनों मेहमान हैं, इन्हें होटल में रखना अच्छा नहीं रहेगा और अपने घर ले जा नहीं सकते। मोहित है वहाँ, प्लीज अभी के लिए मान जाओ। आप देखता ने कहा, अच्छा ठीक है, पर सिर्फ 2 दिन, हाँ
थैंक यू एकता, कहकर रिद्धि ने एकता को गले लगा लिया। तो रिद्धि ने कन्हैया के सामने आकर कहा, कन्हैया जी हम चलते हैं। एकता हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, सो इसे अपना ही घर समझिए। बी कंफर्टेबल। शाम को खाने पर मिलते हैं, हम गाड़ी भेज देंगे। तो कन्हैया ने कहा जी। रिद्धि वहां से चली गई। एकता रजत और कन्हैया को गेस्ट रूम में ले गई। उन्हें कमरा दिखाकर खुद किचन में आ गई और काम वाली से उनके लिए खाना बनाने को कहा। अब कन्हैया और रजत खाना खाकर 1-2 घंटा आराम भी कर चुके थे। उधर शाम को रिद्धि ने मोनू से 4 लोगों का डिनर बनाने को कहा। तो मोहित ने पूछा, दीदी कोई आ रहा है क्या खाने पर? अब रिद्धि बोली, हाँ हमारे 2 खास मेहमान आ रहे हैं। रिद्धि ने काका सासे कहकर गाड़ी एकता के घर भेज दी। कन्हैया और रजत दोनों काका के साथ रिद्धि के घर आए। कन्हैया तो बस रिद्धि को देखने के लिए बेचैन था। जैसे ही उसने दरवाजे पर आकर बेल बजाई, दरवाजा रिद्धि ने ही खोला। गहरे हरे रंग का नारकली सूट पहने रिद्धि सामने खड़ी थी। कन्हैया को लगा बस उसका दिल सीने से बाहर आ गिरेगा। वह एकटक रिद्धि को देखता रहा। रजत ने कोहनी मारी तब तक एहसास हुआ और कन्हैया अपने ख्यालों से बाहर आया। रिद्धि दोनों को अंदर ले आई। अंदर आकर दोनों सोफे पर आ बैठे। अब मोनू उनके लिए जूस ले आई। तभी कन्हैया ने गिलास रखते हुए रिद्धि से कहा, आपका घर बहुत अच्छा है। तो रिद्धि बोली, चलिए जब तक आप खाना लगता है तब तक आपको घर दिखा देती हूँ। कन्हैया के पास इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था जब उसे रिद्धि के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताने का मौका मिले। रजत भी साथ साथ जाने के लिए उठा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वापस बैठ गया। कन्हैया ने उसे आंखों ही आंखों में थैंक्स कहा और रिद्धि के साथ वहां से चला गया। रजत उदास सा बैठा वहां पड़ी किताबों के पन्ने पलट रहा था। अब रिद्धि कन्हैया और रजत के साथ आकर खाने की टेबल पर बैठ गई। तभी मोहित ने किचन में जाकर खीर के एक प्याले में गुलाब की गोलियां मिला दी और कहा, बच्चों अब आएगा मजा। तभी मोहित ने वह कटोरा रजत के सामने रखते हुए कहा, ये खीर आपके लिए, खाइए ना। मोहित के इस बदले रूप ने रजत को शक के घेरे में ला दिया। मोहित भी प्लेट लेकर खाने बैठ गया। जब उसकी नजर दूसरी ओर थी, रजत ने चुपके से खीर वाला कटोरा बदल दिया और फिर मजे से खीर खाने लगा। उसे मजे से खाता देखकर मोहित ने मन ही मन कहा, खा बच्चू सा, आज रात तुझे सारे टिश्यू कम पड़ने वाले हैं। मोहित को अपनी ओर देखता पाकर रजत ने कहा, अरे आप तो खीर खा ही नहीं रहे, खाइए ना। खीर में कुछ मिलाया है क्या? कहीं सच सामने आ जाए, सोचकर मोहित ने खीर खाते हुए कहा, जी हाँ मिलाया है ना, ढेर सारा प्यार। रजत मुस्कुरा उठा। खाना खाने के बाद सभी हॉल में आ बैठे और बातें करने लगे। कुछ देर बाद कन्हैया ने रिद्धि से जाने की अनुमति मांगी। रिद्धि उनको छोड़ने दरवाजे तक आई। रिद्धि कन्हैया से बात कर रही थी। इसी बीच मोहित ने रजत को बुलाकर कहा, तुमको तुम्हारे विधायक चाचा ने बताया नहीं कि किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते? अब रजत ने कहा, अरे तो हम लाए हैं ना। तभी मोहित हाथ आगे करके बोला, तो फिर लीजिए। रजत ने टिश्यू पेपर का डिब्बा मोहित के हाथ पर रख दिया। अब मोहित ने हैरानी से कहा, ये क्या, आप टिश्यू लाए हो? तो रजत रहस्य में मुस्कान के साथ बोला, हाँ ये तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। और वहां से चला गया। काका कन्हैया और रजत को घर छोड़ने चले गए। मोहित टिश्यू हाथ में पकड़े हैरानी से अभी भी रजत की कही आखिरी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। अब बात समझ आ गई जब उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हुई। दी दी चिल्लाते हुए मोहित अंदर भागा। अब वह कन्हैया और रजत के जाने के बाद रिद्धि को पुकारते हुए अंदर भागा। भागते हुए बाथरूम में घुसा और तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। तभी रिद्धि ने बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए कहा, मोहित क्या हुआ, आर यू ओके? अब मोनू ने डाइनिंग टेबल से बर्तन समेटते हुए कहा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा तो खुद भी तो उसमें ही गिरेगा ना दीदी। तभी रिद्धि ने हैरानी से मोनू की ओर देखा और बोला, मतलब? तो मोनू ने कहा, रुको बताते हैं। कहकर मोनू किचन में गई और वहां रखी जुलाब की गोलियां उठा ले आई और रिद्धि को थमा दी। रिद्धि ने देखा तो समझ गई। घंटों बाद जब मोहित बाथरूम से बाहर निकला तो उसकी हालात देखने लायक नहीं थी। रिद्धि को गुस्सा भी आ रहा था और उसकी इस हालात पर तरस भी। उसने मोहित को दवा दी और सोने को कहा। तो मोहित ने मिमियाते हुए कहा, दी आप भी चलो ना साथ। रिद्धि भी उसके साथ अपने कमरे में चली गई। मोनू को देर हो गई, इसलिए रिद्धि ने उसे आज रात यहीं रुक जाने को कहा। घर का काम निपटाकर खाना खाने के बाद मोनू वहीं सोफे पर सो गई। सुबह जब उठी तो उसने देखा मोनू का छींकों से बुरा हाल था। उसने मोनू को घर जाकर आराम करने को कहा और खुद किचन में चली गई। कॉफी के अलावा उसे कुछ बनाना भी नहीं आता था। उसने अपने और मोहित के लिए कॉफी बनाई और ब्रेड रोस्ट करके उस पर बटर लगाकर मोहित के लिए ले आई। आंखें मलते हुए मोहित उठा और मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग दी।
तो रिधि ने चद्दर समेटते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। आज कॉलेज जाना है ना, तो एडमिशन के लिए जल्दी से नाश्ते करके तैयार हो जाओ। हम ऑफिस जाते हुए तुम्हें वहां तक छोड़ देंगे। अब मोहित को कॉलेज छोड़कर रिधि अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वो ऑफिस में रजत और कन्हैया पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। रिधि उन्हें अपने साथ अपने केबिन में ले आए। दोनों को बैठने को कहा। रिधि उसके सामने आ बैठी और कहा, कन्हैया आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। आज से आप इस कंपनी के मैनेजर की पोस्ट संभालेंगे। तभी कन्हैया ने हैरानी से कहा, लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट? तो रिधि ने कन्हैया की आंखों में देखते हुए पूरे विश्वास के साथ कहा, घबराइए मत, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। आप संभाल लेंगे, हमें पूरा भरोसा है। रिधि के मुंह से ये सुनकर कन्हैया का दिल खुशी से झूम उठा। रिधि उस समय भरोसा करती है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। कन्हैया ने फॉर्म भर के रिधि को थमा दिया। रिधि ने फॉर्म देखा जिसमें एक कॉलम पर जाकर रिधि की नजर रुक गई जहां मैरिटल स्टेट में कन्हैया ने लिखा था कमिटेड। अब रिधि ने एक नजर कन्हैया को देखा और फिर वापस नजरें फॉर्म पर जमा ली। कन्हैया रिधि ने कुछ वक्त बाद ज्वाइनिंग लेटर कन्हैया को थमा दिया और आज से ही ऑफिस ज्वाइन करने को कहा। कन्हैया ने भी हाँ कर दी। अब वह 10 से 6 रिधि के साथ ही रहेगा। रजत से जॉब के लिए पूछा तो उसने साफ साफ मना कर दिया। रिधि कन्हैया के साथ बाहर आई और कन्हैया से सबका परिचय करवाया। तभी आरती ने अनीता को कोहनी मारते हुए कहा, यार कितना हॉट है अपना नया मैनेजर। तो अनीता ने मुस्कुराते हुए कन्हैया को देखकर कहा, ज्यादा खुश मत हो, ये तुझे भाव नहीं देने वाला। अब आरती ने ओवर कॉन्फिडेंस में कहा, वो भाव भी देगा और अपना नंबर भी। तो अनीता ने कहा, देखते हैं। अब कन्हैया वहां से अपने केबिन में चला गया। आज ऑफिस में चर्चा का विषय कोई नहीं था, तो वो था कन्हैया ही। वो खासकर लड़कियों में सब बस उसे इम्प्रेस करने के बारे में सोच रही थी। पहले दिन कन्हैया को काम समझने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन रिधि ने उसकी पूरी मदद की। अब दोपहर के 3 बज रहे थे। रिधि अपने काम में व्यस्त थी। उसका केबिन कन्हैया के केबिन के पास ही था। दोनों केबिन के बीच एक शीशा था जिसके दोनों तरफ पर्दे लगे थे। रिधि ने देखा कन्हैया इत्मीनान से अपने अपने काम में लगा हुआ था। रिधि ने घड़ी में देखा 3 बज रहे थे। तो रिधि ने साइड टेबल पर रखा लंच बॉक्स उठाया और उसे लेकर कन्हैया के केबिन में चली गई। रिधि को वहां देखकर कन्हैया उठ खड़ा हुआ और कहा, आप? तो रिधि ने बॉक्स टेबल पर रखते हुए कहा, लंच टाइम है, इतना भी काम मत कीजिए कि खाने का ध्यान भी ना रहे। तभी कन्हैया झिझकते हुए बोला, लेकिन ये तो आपका है, आप खाइए, हम बाहर जाकर कुछ खा लेंगे। तो रिधि ने अधिकार पूर्वक कहा, डोंट वरी, मोनू हमेशा इसमें एक्स्ट्रा खाना रखती है, आप और हम दोनों आराम से खा सकते हैं। आप हाथ मुंह धोकर आइए, तब तक हम खाना लगाते हैं। कन्हैया को अच्छा लगा। वह उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। कन्हैया जब तक हाथ मुंह धोकर आया, रिधि टेबल पर खाना लगा चुकी थी। कड्डी चावल, आलू की सब्जी, सलाद और चपाती थी। ये सब देखते ही कन्हैया को जोरों की भूख लगी। रिधि ने उसे बैठने को कहा। कन्हैया रिधि के बिल्कुल सामने बैठ गया। दोनों खामोशी से खाने लगे। बीच बीच में कन्हैया रिधि को देख लेता। मन तो उसका रिधि को देखकर ही भर गया था, पर पेट खाली था और वो खाना खाकर उसने भर लिया। अब कन्हैया ने खाते हुए कहा, खाना बहुत अच्छा है, मोनू ने बनाया है। तभी रिधि ने कहा, वो पनीर बहुत टेस्टी बनाती है और राजमा चावल भी। तभी कन्हैया ने धीरे से पूछा, आपको आता है ये सब? तो रिधि ने मुस्कुरा कर कहा, हम सिर्फ पानी उबाल लेते हैं। कन्हैया हंसने लगा। खाना खाने के बाद रिधि ने टिफिन समेटा और जब जाने लगी तो कन्हैया पीछे से कहा, मैडम जी। तो रिधि ने पलट कर हैरानी से कहा, क्या मैडम जी? अब कन्हैया बोला, हाँ, आप हमारी मालकिन हैं और मालकिन को कभी नाम से तो नहीं बुला सकते, इसलिए आज से हम आपको मैडम जी बुलाएंगे। तो रिधि ने असमझ की स्थिति में कहा, लेकिन। तभी कन्हैया रिधि की आंखों में देखते हुए बोला, इतना हक तो आप हमें दे सकती है ना। रिधि कुछ बोल ही नहीं पाई और बस उन खाली आंखें देखती रही और हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चली गई। कन्हैया बहुत खुश था। अब वह अपनी मैडम जी को मैडम जी कहकर जो बुला सकता था। एक बार फिर वह अपने काम में लग गया। तभी आरती ने अनीता से कहा, देखा, पहले दिन ही अपनी बॉस ने नए मैनेजर पर जादू टोना चलाना शुरू कर दिया। अब अनीता बोली, अरे यार, मेम है इतनी खूबसूरत, इनसे भला कौन दूर रहना चाहेगा। कहाँ मेम और कहाँ हम। तभी आरती ने कहा, तू सही कह रही यार, चलो हम भी लंच कर लेते हैं। कहकर आरती अनीता के साथ कैंटीन की ओर बढ़ गई। अब केबिन में आकर रिधि उन दो आंखों के बारे में सोचती रही जिनमें कुछ बहुत गहरा था। शाम को कन्हैया पैदल ही एकता के घर जाने के लिए निकल गया। ऑफिस से एकता का घर ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही घर आया, बरामदे में रजत बदहाल सी हालात में बैठा था। कन्हैया उसके पास आया और कहा, रजत क्या हुआ, ऐसी क्यों बैठा? तो रजत बोला, भैया हमको उदयपुर जाने वाली गाड़ी की टिकट दिला दो, हमको यहाँ नहीं रहना।
अरे हमको रहना ही नहीं है। तभी कन्हैया ने कहा, क्या रजत, किसी ने कुछ कहा तुमसे? अब रजत कुछ नहीं बोला। तो रात के खाने के बाद कन्हैया अपने कमरे में जाकर लेट गया। जल्दी ही कन्हैया को नींद आ गई। फोन की रिंग से कन्हैया की नींद खुली। उसने फोन देखा, रिद्धि का फोन था। रात के 11 बजे रिद्धि उसे फोन कर रही थी। कन्हैया ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से रिद्धि ने घबराहट भरे स्वर में कहा, कन्हैया, 11 बज रहे हैं और मोहित तक घर नहीं पहुंचा। हमने सब जगह पता किया पर वहां नहीं है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। हमें बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तभी कन्हैया ने रिद्धि को विश्वास दिलाते हुए कहा, मैडम जी, आप चिंता मत करिए, घबराइए मत, हम कुछ करते हैं। आप मोहित का नंबर सेंड कीजिए, देखिए आप भरोसा रखना, हम उसे ले आएंगे। तभी रिद्धि बोली, कन्हैया, उसे कुछ हो गया तो हम अब। रिद्धि बोलते बोलते रो पड़ी। रिद्धि का रोना कन्हैया को अंदर तक छलनी कर गया। उसने फोन काटा और जेब में रख लिया। कन्हैया ने एकता से उसकी स्कूटी की चाबी ली और घर से निकल गया। रास्ते भर बस कानों में रिद्धि की कही एक ही बात गूंजती रही। रिद्धि के फोन करने के बाद कन्हैया तुरंत घर से निकल गया। काफी ढूंढने के बाद भी मोहित नहीं मिला तो उसे चिंता होने लगी। कन्हैया ने रिद्धि को फोन किया और उससे मोहित की आखिरी लोकेशन के बारे में पूछा। रिद्धि ने लोकेशन बताई, लेकिन नई जगह होने के कारण कन्हैया को समझ नहीं आ रहा था। वहीं श्री राज कैफे के सामने सुनसान जगह पर एक नकाबपोश आदमी हाथ में बंदूक लिए मोहित को डरा रहा था। मोहित बिना डरे बेफिक्री से वहां बैठे उस आदमी को घूर रहा था, जो ये नहीं जानता था कुछ देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है। मोहित को घूरता पाकर उस आदमी ने रौबदार आवाज में कहा, ए लड़के, तुमको डर नहीं लगता? अब मोहित ने अकड़ कर कहा, ये खिलौने से तो मैं बचपन से खेलते आया हूँ, कुछ ढंग का हो तो दिखाओ। तो आदमी ने बंदूक उस पर तान ली और आगे कहने लगा, जब ये चलेगी ना तो सारी बहादुरी पेट में घुस जाएगी। खुद को बहुत बड़ा तोप समझता है कहीं का फूसी। अब मोहित घूरते हुए बोला, मौका देकर देख लो कौन फूसी बम है और कौन नहीं। तभी उस आदमी ने मोहित का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे अरे, मैं तो डर गया। मोहित को गुस्सा आया लेकिन खामोश था, क्योंकि सामने वाले को उल्टे सीधे जवाब देकर वह किसी और मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ तो कहना ही था। उसे इसलिए कहा, अच्छा, इतने ही बहादुर हो तो ये मास्क क्यों लगाया हो, उतारो इसे। तो आदमी ने कहा, हाँ, ताकि तुम हमारा चेहरा देखो और फिर शिकायत कर दो। बिल्कुल नहीं, चलो फटाफट माफी मांगो। तभी मोहित ने हैरानी से कहा, माफी? किस बात की माफी? तो आदमी रोबदार आवाज में बोला, कभी कभी बिना बात के माफी मांग लेनी चाहिए। तभी मोहित ने उठकर कपड़े झाड़ते हुए कहा, अबे चल निकल, बिना गलती में अपने बाप से माफी मांगू ना? तू तू कौन है? अब आदमी उसकी तरफ बढ़ा और उसे धक्का देकर पेट दीवार से लगाकर बिल्कुल उसके सामने आ गया। उसने बंदूक की नोक उसके पेट पर लगा दी और कहा, बस तेरी यही बदतमीजियां ना हमको गुस्सा दिला रही है, चुपचाप से सॉरी बोलो वरना। तभी मोहित बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वरना क्या? अब आदमी ने रोबदार आवाज में कहा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? तभी मोहित बोला, तुझे जान के करना भी क्या है? तू बाप है मेरा, भाई है, दोस्त है, रिश्तेदार है जो जानू? तेरा आधार कार्ड बनाना है जो इंटरव्यू लूं मैं तेरा? रिश्ता भेजना है जो ये सब बकवास किए जा रहा है? अभी एक दिन ना उल्टे हाथ की तो सारी की सारी बहादुरी बाहर आ जाएगी। मोहित नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। आदमी को गुस्सा आया। उसने मोहित के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अबे चुप कर, कितना बोलता है? तुझे किडनैप करना ना खुद पर टॉर्चर है। अब देख, प्यार से समझा रहा हूँ, सॉरी बोल और निकल यहाँ से। तभी मोहित ने आदमी को धक्का देते हुए कहा, तेरे से सॉरी बोलूं? मैं किस बात का सॉरी बोलूं? हाँ, बोल किस बात का सॉरी? पर दूसरी बार जैसे ही उसे धकियाने आगे बढ़ा, आदमी साइड हट और गया और मोहित लड़खड़ाकर कुछ दूर जा गिरा। गिरने की वजह से उसकी कोहनी पर चोट लगी और खून छलकने लगा। मोहित उठा तो उसके सामने कोई और खड़ा था, वो था कन्हैया। उसके मोहित को उठाया और साइड में खड़ा किया। कन्हैया को वहां देखकर आदमी के पसीने छूट गए। उसने जैसे ही भागने के लिए कदम बढ़ाए, कन्हैया ने उसे पकड़ा और उसके अच्छे से धुनाई कर दी। आदमी पिटता रहा पर आखिर तक उसने अपने चेहरे से मास्क को हटाने नहीं दिया और आखिर में कन्हैया को धक्का देकर भाग गया। जाते जाते कन्हैया की स्कूटी की चाबी भी ले गया। कन्हैया मोहित के पास आया और कहा, आप ठीक है ना? तो मोहित ने बिना कन्हैया की ओर देखे अपने हाथ के घाव को देखते हुए कहा, हाँ। कन्हैया ने देखा उसके हाथ से खून बह रहा है तो उसने अपने जेब से रुमाल निकाला और मोहित के हाथ पर बांधते हुए कहा, मामूली सा घाव है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मोहित कन्हैया के चेहरे की ओर देखने लगा। तभी कन्हैया ने मोहित से उस आदमी के लिए पूछा, आप जानते हैं उसे? तो मोहित ने नाम में गर्दन हिला दी। अब कन्हैया बोला, कोई बात नहीं, आज के बाद वो आपको परेशान नहीं करेगा, चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ।
कहकर कन्हैया मोहित के साथ स्कूटी की ओर बढ़ा। उसने चाबी निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, पर चाबी वहां नहीं थी। कन्हैया ने बाकी जेबों में भी तलाशा, लेकिन वहां भी चाबी नहीं थी। उसने मोहित की तरफ देखकर कहा, शायद चाबी कहीं गिर गई है। तभी मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, पैदल चलते हैं, वैसे भी घर पास में ही तो है। कन्हैया और मोहित दोनों साथ साथ पैदल ही घर की ओर बढ़ गए। चलते चलते कन्हैया ने कहा, वैसे आपको इस वक्त अकेले घर में जाना नहीं चाहिए था। अब मोहित ने कहा, अरे वो तो मैं सिंह, मेरा मतलब सीधा घर ही जा रहा था कि वो नमूने रास्ते में मिल गए। तो कन्हैया बोले, इट्स ओके। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे। रिधि घर के अंदर बरामदे में परेशानी से इधर उधर घूम रही थी। मोहित को देखते हुए दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक गॉड तुम आ गए, हमारी तो जान ही निकल गई थी। तो मोहित ने कहा, दी डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। अब कन्हैया बोला, गुड नाइट मैडम जी। कहकर कन्हैया जाने लगा। आसमान में बादल उमड़ आए। रिधि के मन में बारिश का ख्याल आया तो उसने कन्हैया से रुकने को कहा और खुद अंदर जाकर छाता ले आई। रिधि बाहर आई तब तक हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने छाता खोला और कन्हैया की ओर बढ़ा दिया। कन्हैया घर आया तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। उसने छाता बंद किया और साइड में रख दिया। रजत अभी तक नहीं आया था। कन्हैया ने फोन निकाला और रजत का नंबर लगाया। तभी सामने से रजत आता हुआ दिखाई दिया, लड़खड़ाते हुए। एक आंख काली हो चली थी, बिखरे बाल, हाल बेहाल। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके अच्छे से खातिरदारी की हो। हिलते डुलते हुए कन्हैया के पास आया और सीढ़ियों पर बैठ कर रोते हुए कहा, भैया। तभी कन्हैया ने रजत के बगल में बैठते हुए कहा, रजत ये क्या हाल बना रखा तूने, और कैसे हुआ ये सब? तो रजत ने रोते हुए कहा, भैया बहुत मारा, शरीर का एक कोना भी नहीं छोड़ा। कन्हैया ने कहा, अबे मारा किसने? अब रजत बोला, तुमने तुमने मारा, और किसने? तो कन्हैया ने हैरानी से कहा, हमने मारा? ए रजत, तुमने क्या बांग वांग पी रखी है? हम क्यों मारेंगे तुमको? अब रजत बोला, अरे कुछ देर पहले ही तो मारे थे कुत्तों की तरह हमको। अरे भैया एक बार पूछ तो लेते हमसे, आते ही साफ साफ हाथ साफ कर दिया। तभी कन्हैया ने कहा, कहीं तुम मोहित को किडनैप? रजत ये बताओ करने क्या वाले थे तुम उसके साथ? तो रजत ने कराहते हुए कहा, हम तो बस उस लड़के को सबक सिखा रहे थे, पर तुम तो कम से कम पहचान लेते, साला भरोसा उठ गया हमें तुम्हारे प्यार से। अब कन्हैया ने रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे यार, अब हमको क्या पता था नकाब में तुम हो, बाकी जैसी करनी वैसी भरनी। तभी रजित उदास होकर बोला, हाँ भैया सही है, बीवी तुम्हारी, साला तुम्हारा, और साला हर बार हम पिट जाए हम। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा अंदर चलो, हम दवा लगा देते हैं। कहकर कन्हैया रजत को सहारा देकर अंदर कमरे में ले आया। एकता को इसकी भनक तक ना लगी। कन्हैया किचन में गया और पानी गर्म करके कमरे में ले आया। रजत को लेटाकर वह उसकी मार को गर्म पानी से सेकने लगा। रजत लेट गया और मन ही मन मोहित को कोसने लगा। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बवाल अगर कोई था, वो मोहित ही था। अब पास ही लेटा कन्हैया रिधि के बारे में सोच रहा था। इतना वह जान चुका था कि उसे लेकर रिधि के मन में कुछ तो था, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा था। अनमोल से स्काई करने के पीछे क्या वजह थी, ये कन्हैया जानना चाहता था, और उसके लिए वह सीधा रिधि से पूछ भी नहीं सकता था। अब तो एक ही तरीका था कि वह रिधि के दिल में अपने लिए प्यार जगाए और रिधि मजबूर हो जाए अपने दिल की बात कहने के लिए। ये सब सोचते हुए कन्हैया नींद की आगोश में चला गया। अब सुबह रजत स्टेशन के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकला अब सुबह रजत स्टेशन जाने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकला, कन्हैया ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रजत सुनना, आज के बाद मोहित तुझे परेशान नहीं करेगा। तो रजत ने कहा, ये तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तभी कन्हैया ने खुश होकर कहा, अरे हम तुम दोनों की दोस्ती करवा देंगे यार। फिर अपने ही दोस्त को परेशान वो करने से रहा। अब रजत बोला, दोस्ती और उससे? अरे भैया, उसकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, हम जा रहे हैं टिकट लेने। कहकर रजत वहां से निकल गया। उधर ऑफिस आकर कन्हैया अपने काम में लग गया। रिधि को उसका काम बहुत पसंद आ रहा था। साथ ही कन्हैया के अच्छे व्यवहार और सहज बोली से ऑफिस का बाकी का स्टाफ भी खुश था। रिधि कन्हैया के साथ आज कहीं बाहर जाने वाली थी, इसलिए बाकी स्टाफ के जाने के बाद भी अकेला कन्हैया ही अपने केबिन में काम कर रहा था। तभी कन्हैया रिधि के पास आया। रिधि फोन पर किसी पर बात कर रही थी और फिर कन्हैया से कहा, चले। कन्हैया रिधि के साथ गाड़ी में आ बैठा। काका ने गाड़ी स्टार्ट की और रिधि के बताए रास्ते की ओर मोड़ दी। उधर रिधि कन्हैया को लेकर होटल से कुछ ही दूर एक बड़ी सी बिल्डिंग में लेकर आई। 5th फ्लोर पर आकर रिधि ने अपने हाथ की ओर इशारा करके कन्हैया से कहा, आपके लिए। कन्हैया ने देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, मैडम जी, आपने हमें हमारा उदयपुर लौटा दिया। कन्हैया को खुश देखकर रिधि मुस्कुराती उसे देखती रही और कन्हैया अपने उस छोटे से उदयपुर को रिधि कन्हैया को लेकर एक बिल्डिंग में आई
जिसका नाम आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स के 5th फ्लोर पर रिद्धि ने कंपनी की ओर से कन्हैया के लिए एक फ्लैट बुक किया। रिद्धि कन्हैया को वह हर सुविधा देना चाहती थी जो उसे कन्हैया की ओर से उदयपुर में मिली थी। अब रिद्धि ने चाबी कन्हैया की ओर बढ़ाकर कहा, आज से इसमें आप और रजत रहेंगे। तभी कन्हैया ने हिचकिते हुए कहा, हम यहाँ कैसे? तो रिद्धि ने सहजता से कहा, कन्हैया, हमारी कंपनी हर मैनेजर को गाड़ी और फ्लैट देती है, आज से ये फ्लैट आपका है। कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। रिद्धि ने घूमकर फ्लैट की सारी व्यवस्थाएं देखी और कहा, बाकी सारा इंतजाम तो हमने करवा दिया है, बस कुछ सामान है, अगर आप फ्री हो तो हम मॉल लेकर चल सकते हैं। अब कन्हैया ने कहा, ठीक है। रिद्धि कन्हैया के साथ नीचे आई और काका से घर जाने का कहकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठी और कन्हैया उसकी बगल वाली सीट पर। रिद्धि ने गाड़ी मार्केट जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ा दी। एक गहरी खामोशी गाड़ी में फैली रही। दोनों में से कौन पहले बोले? खामोशी को तोड़ने के लिए रिद्धि ने गाने चला दिए, पर गाने ने दोनों की खामोशी को और बढ़ा दिया। कन्हैया बस रास्ते भर रिद्धि को देखता रहा। वही रिद्धि सामने देखते हुए भी दिल की नजरों से कन्हैया को देख लेती। गाड़ी मॉल के बाहर आकर रुकी। रिद्धि ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और उतरकर कन्हैया के साथ मॉल में दाखिल हुई। सबसे पहले रिद्धि कन्हैया को लेकर एक शोरूम में गई जहां रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान मौजूद था। रिद्धि ने कन्हैया से पूछ पूछ कर सारा सामान पे करवाया और फिर दूसरी दुकान में चली आई। वहां से भी सामान पे करवाया और शॉप वाले नीचे काउंटर पर भी को कहा। अब शाम के 7 बज रहे थे। रिद्धि कन्हैया को लेकर शाम ने कॉफी शॉप में लेकर गई। रिद्धि ने दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर की और कन्हैया के बिल्कुल सामने बैठते हुए कहा, माफ़ करना, आपके लिए यहाँ आने के बाद आपसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई। वो ऑफिस का कामों में इतना बिजी होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता। अब कन्हैया मन ही मन बोला, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब भी हम आपको काम करते देखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। कन्हैया की आंखें चमक उठी। अब रिद्धि ने पूछा, कैसा लगा शहर? तभी कन्हैया ने छोटा सा जवाब दिया, अच्छा है। अब रिद्धि ने कन्हैया की ओर देखते हुए पूछा, और यहाँ के लोग? तभी कन्हैया ने भी रिद्धि की आंखों में झांकते हुए कहा, काफी दिलचस्प। अब रिद्धि ने कहा, अगर आप चाहें तो आई बाबा भी यहाँ आकर रह सकते हैं, अब तो आपके पास खुद का घर है। तभी कन्हैया ने कहा, आई से बात हुई थी, वो जल्दी ही आएगी, अपने होने वाली बहू को लेने। मन ही मन आगे की बात पूरी करता है। अब रिद्धि ने खुश होकर कहा, हमें भी उनसे मिलना है। तभी एक लड़का दोनों के सामने कॉफी का कप रखकर चला गया। रिद्धि ने कॉफी का कप कन्हैया की ओर बढ़ाया और दूसरा कप खुद लेकर पीने लगी। एक बार फिर खामोशियां उन दोनों के बीच आ गई। कॉफी पीकर काफी देर तक दोनों बैठे रहे। रिद्धि को कन्हैया का साथ काफी सहज लगता था, पर इस सहजता का मतलब वह समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद दोनों उठे और नीचे आ गए। रिद्धि ने सामान का बिल अदा करना चाहा तो कन्हैया ने रोकते हुए कहा, अपनी आदत मत डालिए मैडम जी। रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कार्ड वापस अपने बैग में रख लिया। कन्हैया ने बिल पे किया और सामान लेकर रिद्धि के साथ बाहर आ गया। कन्हैया ने सामान गाड़ी में रखा और अंदर आकर बैठ गया। रिद्धि ने गाड़ी स्टार्ट की और एकता के घर आ गई। वह आकर उसने कन्हैया से अपना और रजत का सामान लेकर आने को कहा। कन्हैया ने अपना सामान लिया, साथ ही एकता का भी शुक्रिया अदा किया। घड़ी रात के 8 बजा रही थी, पर आज रिद्धि को घर आने की जल्दी नहीं थी। कन्हैया के साथ उसे वक्त का पता ही नहीं चलता था। लगता था जैसे वक्त कहीं थम गया सा। कन्हैया को लेकर रिद्धि ने गाड़ी वापस सड़क पर दौड़ा दी। जैसे ही गाड़ी होटल के सामने से गुजरी, रिद्धि ने गाड़ी रोककर कन्हैया से कहा, और भी ले भी चले। कन्हैया को रिद्धि के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा था, वह क्यों मना करता। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। रिद्धि ने गाड़ी एक तरफ लगाई और कन्हैया के साथ आकर दीवार पर बैठ गई। रात के समय बेंगलुरु और भी खूबसूरत दिखता था। अब रिद्धि और कन्हैया बेपरवाही से सोए हुए थे। रिद्धि सोफे पर सो रही थी। कन्हैया की नींद खुली। वह उठा और खिड़की के पास आया। हल्की बारिश एक बार फिर शुरू हो गई। खिड़की से हटकर वह रिद्धि के पास उसे सोते हुए देखकर वहां से चला गया। कन्हैया को देखते ही गार्ड दौड़कर आया और सलाम किया। कन्हैया ने उसे चाबी दी और पार्किंग से गाड़ी लाने को कहा। कुछ देर बाद गार्ड गाड़ी पोर्चे में से ले आया। कन्हैया ने गाड़ी से अपना सामान निकाला और लेकर ऊपर आया। तब तक रिद्धि उठ चुकी थी और सोफे पर बैठकर अपने बालों को समेट रही थी। खिड़की से आते धूप की किरणें सीधे उसके चेहरे पर गिर रही थी। कन्हैया तो बस उस सुनहरे चेहरे में खोकर रह गया। रिद्धि ने देखा तो कन्हैया के पास आई और कहा, हमें चलना चाहिए, मोहित हमें घर पर ना पाकर परेशान हो रहा होगा। तभी कन्हैया ने सामान टेबल पर रखते हुए कहा, हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। अब रिद्धि ने कहा, नहीं, हम चले जाएंगे।
और कन्हैया से चाबी लेकर वहां से चली गई। कन्हैया ने सोफे पर पड़ी चादर उठाई तो रिद्धि के कान का एक झुमका आकर नीचे गिरा। कन्हैया ने उसे उठाया और टेबल पर रख दिया। उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। आज की सुबह कितनी खूबसूरत थी। रिद्धि घर पहुंची, गाड़ी साइड में लगाकर अंदर आई तो देखा मोहित घर पर नहीं था। अब रिद्धि बोली, ये लड़का इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? रिद्धि ने मोहित को फोन लगाया, रिंग जाती रही। तभी रिद्धि की नजर सामने से आते मोहित पर पड़ी। मोहित जैसे ही अंदर आया, रिद्धि ने पूछा, मोहित ये सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? अब मोहित के हाथ पांव हिलाते हुए कहा, जॉगिंग द मॉर्निंग वॉक। रिद्धि ने मोहित की ओर देखा और कहा, इन कपड़ों में? तो मोहित बोला, हाँ इन कपड़ों में क्या बुराई है, सब कितना खुला खुला है ना। तभी रिद्धि ने कहा, अच्छा ठीक है चलो अंदर। दोनों अंदर आ गए। मोहित बाथरूम की ओर बढ़ गया। रिद्धि अपने कमरे में आई और कबर्ड से कपड़े निकाले। कपड़े लेकर रिद्धि जैसे ही शीशे के सामने से गुजरी तो अचानक रुक गई। उसने देखा उसके कान का एक झुमका गायब है। उसने कमरे में इधर उधर देखा पर नहीं मिला। रिद्धि ने दूसरा निकाल कर भी टेबल पर रख दिया। झुमका निकालते हुए उसकी नजर शीशे में पड़ी। अपने चेहरे में उसे कन्हैया का चेहरा नजर आ रहा था। रिद्धि को बड़ा अजीब लगा। उसने उसी से अपना वहम समझा और बाथरूम की ओर चली गई। नहाकर दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर आ बैठे। चुपचाप दोनों ने नाश्ता किया और फिर मोहित कॉलेज और रिद्धि ऑफिस के लिए निकल गई। अब 2 हफ्ते गुजर गए। रिद्धि और कन्हैया धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। अनमोल से सगाई होने के बाद भी रिद्धि को एक बार भी उसका ख्याल नहीं आता था। अनमोल ही कभी कभार उसे फोन कर लिया करता था। उधर अनूप जी और वंदना जी बेंगलुरु आने की तैयारियां कर रहे थे। आज सुबह रिद्धि ने मोहित को मम्मी पापा के आने की बात बताई तो मोहित खुश हो गया। रिद्धि अपने ऑफिस में थी। उसने मोहित से उस शाम जल्दी घर आने को कहा। मोहित घर तो आ गया पर उसे बोरियत महसूस होने लगी। उसने घड़ी में टाइम देखा और खुद से कहा, मम्मी पापा के आने में अभी टाइम है और आज दी भी नहीं है, क्यों ना एक दम लगा लिया जाए। मोहित रूम में आया। बैग के आखिरी कोने में छुपा सिगरेट का डिब्बा निकाला और बालकनी में चला गया। उसने एक सिगरेट जलाकर मुंह में रखी और कान में हेडफोन लगा लिया। बाहर दरवाजे पर डोर बेल बजी। मोनू ने दरवाजा खोला। सामने अनूप जी और वंदना जी खड़े थे। मोनू ने मोहित को बुलाने की बात कही तो अनूप जी ने कहा, रहने दो, हम खुद ही जाकर उसे सरप्राइज देंगे। मोनू दोनों का सामान उठाकर कमरे में रखने चली गई और अनूप जी वंदना जी के साथ मोहित को सरप्राइज देने के बालकनी की ओर बढ़ गए। लेकिन असली सरप्राइज तो उनको मिलने वाला था। उन्होंने आकर मोहित के कंधे पर हाथ रखा। मोहित जैसे ही पलटा, सामने पापा को देखकर उसके होश ही उड़ गए। कानों से हेडफोन हटाया और मुंह से पकड़ी सिगरेट जल्दी से बालकनी से नीचे फेंक दी। अनूप जी ने मोहित से हॉल में आने को कहा और वहां से चले गए। वंदना जी भी उनके पीछे पीछे चली आई। कुछ देर बाद मोहित हॉल में आया। तब तक रिद्धि भी आ चुकी थी और उसके बाद शुरू हुए अनूप जी के प्रवचन जो रात 10 बजे तक चलते रहे। किसी ने खाना भी नहीं खाया। मोहित के साथ साथ रिद्धि को भी सुनने को मिला कि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और मोहित का ख्याल नहीं रखा। गुस्से में मोहित वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। रिद्धि ने रिक्वेस्ट करने पर अनूप जी और वंदना जी ने खाना खाया। अनूप जी ने गुस्से के कारण मोनू तो चुप ही रही। वंदना जी ने मोहित के लिए खाना लगाया लेकिन मोहित ने मना कर दिया। तभी अनूप जी ने कहा, भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा, हमारे लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ रखा है, और अपने कमरे की ओर चले गई। रिद्धि की आंखों में आंसू भर आए। मोहित का वो ख्याल नहीं रख पाई। सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वंदना जी ने देखा तो प्यार से उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, परेशान मत हो, सुबह तक उनका गुस्सा ठीक हो जाएगा, आप जाकर सो जाओ। अब रिद्धि को थोड़ी तसल्ली मिली। वह उठकर अपने कमरे में चली गई। मोहित गुस्से से छत पर यहाँ से वहां चक्कर काट रहा था। कुछ दोस्तों को फोन किया पर सब बिजी थे। उसका गुस्सा और चढ़ गया। सुबह अनूप जी और वंदना जी रिद्धि के साथ नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी मोहित वहां आया। रात को दारू की वजह से उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वहां आकर बैठा और मोनू से ब्लैक कॉफी देने को कहा। मोहित को देखकर अनूप जी ने कहा, उम्मीद है कल वाले लेक्चर से तुम्हें कोई फर्क पड़ा होगा। अब मोहित ने आंखें झुकाकर कहा, सॉरी पापा, आगे से नहीं होगा ऐसा। गुड, कहकर अनूप जी रिद्धि की ओर मुड़े और कहा, रिद्धि, पंडित जी ने 14 दिन बाद मंगलवार का मुहूर्त बताया है। वहां से 2 दिन पहले ही हम सब जयपुर के लिए निकल जाएंगे। आपको कोई खरीदार या फिर अपने दोस्त जान पहचान वालों को इनवाइट करना हो तो आप कर लीजिएगा। 14 दिन यानी सिर्फ 2 हफ्ते। सुनकर रिद्धि का दिल धड़क उठा पर उसने खुद को सहज करते हुए कहा, हमें कुछ नहीं खरीदना पापा, और हम चाहते हैं सगाई में कम से कम लोग शामिल हो।
इसलिए यहाँ से सिर्फ हमारी दोस्त एकता और मोनू आएगी। तभी अनूप जी ने नाश्ता करते हुए कहा, ठीक है, फिर हम रामदीन से कहकर वहाँ अरेंजमेंट करवा देते हैं। रिधि चुपचाप नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद रिधि ने अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते पर पापा की कही बात उसके दिमाग में घूमती है। गाड़ी ऑफिस के सामने आकर रुकी तो रिधि की तंद्रा टूटी और वह गाड़ी से बाहर आई, केबिन में आकर बैठ गई और फाइल्स देखने लगी। लेकिन ध्यान कहीं और था। कन्हैया पिछले 5 मिनट से उसके सामने खड़ा था, पर रिधि का उस पर ध्यान नहीं गया। अब कन्हैया ने धीरे से कहा, मैडम जी। तभी रिधि कन्हैया की आवाज से जागी और बोली, अरे आप। अब कन्हैया ने रिधि को याद दिलाते हुए कहा, वो गुप्ता वाले टेंडर की फाइल लेनी थी, आपको कल साइन करने के लिए दी थी ना, आज मीटिंग है ना उसके लिए। तभी रिधि को याद आया, फाइल तो वह घर पर ही भूल चुकी है। उसने कहा, सॉरी, वो फाइल तो हम घर पर ही भूल आए। अब कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, हम ले आते हैं। तभी रिधि बोली, ठीक है, मोनू से कह दीजिएगा, वो दे देगी हमारे रूम से। तो कन्हैया ने कहा, ठीक है, हम जाते हैं। कहकर कन्हैया जाने लगा तो रिधि ने टोकते हुए कहा, कन्हैया। अब पलट कर कन्हैया ने कहा, जी। तभी रिधि प्यार से बोली, ऐसा नहीं कहते, जब भी कहीं जाना हो तो कन्हैया का जाकर आते हैं। कन्हैया मुस्कुराया और कहा, ठीक है मैडम जी, हम अभी आते हैं और फाइल लेकर आते हैं। हाँ, अब ठीक है। रिधि ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। उधर वंदना जी मोनू से कहकर उससे घर की साफ सफाई करवा रही थी। अनूप जी घूमकर घर देख रहे थे। घूमते हुए वह रिधि के कमरे में आए। सामने दीवार पर उनकी नजर जम गई, जहां रिधि ने अपनी माँ वंदना जी और मोहित के ढेर सारे फोटोग्राफ्स लगा रखे थे। अनूप जी पास आए और उन्हें छूकर देखने लगे। एक ममता भरा एहसास उन्होंने महसूस किया। दीवार के पास ही लगी रो में कुछ किताबें रखी हुई थी। उनमें एक किताब पर अधिराज जी की नजर जम गई, तो उन्होंने वो किताब निकाली और खोली तो पाया कि वो एक डायरी थी। एक खाली डायरी जिसके पहले पन्ने पर कुछ लिखा था और उसके आगे के सारे पन्ने खाली थे। अनूप जी ने पहले पन्ने को देखा। लिखा था, मेरे पापा, वो हमसे बहुत दूर है, पर हम जानते हैं एक दिन वो लौटकर हमारे पास जरूर आएंगे। तब उनसे जुड़ी हर एक बात अपनी डायरी में लिखेंगे। सख्त मिजाज होने के कारण भी अनूप जी की आंखों में नमी तैर गई। उन्होंने वो किताब वापस रो में रख दी। शीशे में लगी गुड़िया पर जब उनकी नजर गई तो वे उसकी ओर बढ़े और उसे बाहर निकाला। उन्हें याद आया, ये वही गुड़िया थी जो उन्होंने रिधि के 10वें जन्मदिन पर दी थी। कितना खुश हुई थी वो, और पूरे हफ्ते तक उसे लेकर घर में घूमती रहती थी। अनूप जी ने सहज कर उसे वापस रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि अपनी जिद और झूठ अहंकार के चलते उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को खुद से कितना दूर कर दिया। उस कमरे में ज्यादा ना रुककर अनूप जी बाहर आए और बगीचे की ओर बढ़ गए। वहां लगे पौधों को देखने लगे। ये सब पौधे अनूप जी की पसंद के थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। आगे बढ़ते हुए अचानक उनका पांव उलझा और वो जैसे ही गिरने को हुए, सामने से आते कन्हैया ने उन्हें थाम लिया और गिरने से बचाते हुए कहा, अरे सर, ध्यान से, आप ठीक तो है? तभी अनूप जी ने कन्हैया को देखकर कहा, हम ठीक है, आप? कन्हैया ने अनूप जी के चेहरे की ओर देखा। वही आंखें, वही मुस्कान, वही चेहरा, बस बालों में उम्र का कुछ असर दिखने लगा था। कन्हैया ने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए कहा, जी, हमारा नाम कन्हैया है, रिधि के साथ ही काम करते हैं। तो अनूप जी बड़े प्यार से कहा, अच्छा, हम रिधि के पिता हैं, आओ अंदर आओ। तभी कन्हैया बोला, शुक्रिया, वो मैडम जी ने अपनी कोई फाइल लाने को कहा था, वही लेने आए हैं, अगर मिल जाती तो। तभी अनूप जी बोले, हाँ जरूर। कहकर अनूप जी कन्हैया के साथ अंदर चले आए। कन्हैया ने मोनू से फाइल के बारे में कहा तो वह अंदर जाकर फाइल ले आई। कन्हैया फाइल लेकर ऑफिस पहुंचा। ऑफिस से कुछ ही दूर गुप्ता जी ने होटल में मीटिंग रूम बुक किया। उनके साथ 200 करोड़ की डील थी। रिधि ने कन्हैया को इस मीटिंग के लिए भेजा। साथ में आरती और विकास भी थे, जिन्होंने फाइल वर्क और बाकी अरेंजमेंट देखे थे। कन्हैया की यह पहली मीटिंग थी, लेकिन रिधि को उस पर भरोसा था। कन्हैया उन दोनों के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। रिधि वापस अपने काम में लग गई। गुप्ता जी मीटिंग के लिए दौरान कन्हैया से काफी इम्प्रेस थे। उदयपुर का लड़का जिसे ऑफिस वर्क का कोई नॉलेज नहीं था, बेंगलुरु के बिजनेसमैन पर भारी पड़ रहा था। विकास और आरती भी कन्हैया से काफी इम्प्रेस हुए। गुप्ता जी ने डील पक्की कर दी। कुछ देर बाद आरती और विकास को बाहर भेजा और कन्हैया को वहीं रुकने को कहा। उन दोनों के जाने के बाद गुप्ता जी ने कहा, कन्हैया जी, मैंने सुना है आपकी मैडम रिधि जी बहुत खूबसूरत है। तो कन्हैया ने सहजता से कहा, जी हाँ, और उनके विचार उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। तभी गुप्ता जी पैक बनाते हुए बोले, विचारों का हमें क्या करना, आप तो जानते हैं खूबसूरत चीजों पर हम जान छिड़कते हैं। अब कन्हैया ने गुप्ता जी के इरादे भांपते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? तो गुप्ता ने बेशर्मी से कहा, जेड, अगर टेंडर के बदले में आपकी मैडम जी सिर्फ एक रात मेरे साथ
यू नो वॉट आई मीन। ये बात सुनकर कन्हैया का खून खोल गया। उसने गुप्ता जी की कॉलर पकड़ी और गुस्से से कहा, अपनी गंदी जुबान से हमारी मैडम जी का नाम भी मत लेना, वरना जान ले लेंगे तुम्हारी। तभी गुप्ता कन्हैया को लालच देकर बोला, होश से काम लो कन्हैया, ऐसी डील बार बार नहीं होती, 200 करोड़ की कोई कम रकम है क्या। कन्हैया ने गुप्ता को खींच कर एक गुस्सा मारा, जिससे वह नीचे जा गिरा और उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, मैडम पर 200 करोड़ तो क्या, दुनिया की सारी दौलत उठा सकते हैं हम। अब गुप्ता जी ने कॉलर छुड़ाते हुए कहा, अगर तू उनका मेहमान ना होता तो इसी वक्त तुझे तेरी औकात दिखा देता। तू जानता भी है किससे बात कर रहा है। तो कन्हैया बोला, हाँ बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुझ जैसे घटिया आदमी को, जिनके लिए पैसे से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, पर हमारे लिए हमारी मैडम जी ही भगवान है। कन्हैया ने ये गुस्सा और दे मारा, नाक पे खून बह निकला। अब गुप्ता जी ने कहा, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, यू ब्लडी बास्टर्ड। तुझे तूने मुझ पे हाथ उठाया। मुझ पे गुप्ता बुखला उठा। तभी कन्हैया ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तो बुलाना पुलिस, तुझे के जैसे लगा पुलिस के नाम से डरते होंगे मैं नहीं। आज के बाद अगर ईदी का नाम भी अपनी जुबान पर लाया तो नंगा करके बेंगलुरु की सड़कों पर दौड़ाऊंगा, समझे। वो अकेले नहीं है, उनके साथ उसका ये कन्हैया है। गुप्ता उठा और टेंडर की फाइल फाड़ कर कन्हैया के मुंह पर फेंकते हुए कहा, तो जा फिर लेकर दिखा कोई दूसरा टेंडर। तो कन्हैया ने कहा, 2 पैसे के लिए तुम्हारे सामने दूम हिलाने वाले लोगों में से मैं नहीं हूँ, मेहनत का खाने की आदत है। तो आखिर गाइस, क्या वह 200 करोड़ का टेंडर बंसल इंडस्ट्री को मिल पाएगा। अगर वह टेंडर बंसल इंडस्ट्री से मिस हो गया तो कन्हैया परिधि का क्या रिएक्शन होगा, ये सब जानने के कहानी के पार्ट 12वें पार्ट में। तो आप एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि आपको कहानी आते ही पता लग जाए।